नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको होगा। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री बजट बैठक हुई, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने कहा कि हरियाणा में वित्त प्रबंधन हमने अच्छा किया हुआ है। आर्थिक प्रबंधन को वी शेप की तर्ज पर उठाने के लिए रणनीति बनाई है। जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमेशन को लेकर एक मॉड्यूल बनाया जाए। जीएसटी को लेकर हरियाणा ने सलाह दी है कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें प्रोडक्शन करने वाले राज्य को भी जीएसटी का कुछ हिस्सा मिले, सिर्फ प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने वाले राज्य को ही सारा जीएसटी ना मिले। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए, ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी इसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोजगार वहाँ बढ़ाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की तरफ से मांग की गई है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड हमें कम दर पर और लोन दे और राखी गढ़ी के लिए अलग से लोन उपलब्ध कराया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए जो योजना है उसके ब्याज माफी योजना बनाने समेत एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की भी मांग की है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि हम एनसीआर में और तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखी गढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। एफपीओस जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। एमएसएमई का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए, ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं, ताकि हम उनके सामान को
जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है। हालांकि कोविड के कारण से कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसके लिए हमने अपनी मांग 5,000 करोड़ रुपए की एक मांग भी रखी है नए बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव ये हमने उनके सामने रखे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे। ये एक जो आप लोग कहते हैं कि किसानों की आय डबल बढ़ाया जाए, ये कुछ सिंगल एक काम से, एक प्रोजेक्ट से और एक फेज में होने वाला ऐसा नहीं है। एक मल्टीपल प्रोसेस है और उसको लगातार हम चला रहे हैं। उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, किसानों को बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनके इम्प्लीमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको ऋण दिलाए जा रहे हैं, उनकी जो प्रोक्योरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे 11 फसलें हम प्रोक्योर करते हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। हर बार हर 6 महीने के बाद, यानी हर 6 महीने के बाद जो फसल की बारी आती है उस फसल का MSP वो लगातार पिछले 6 बार तो मैं देख रहा हूँ बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, गन्ने का रेट वो बढ़ रहा है। तो इस नाते से ये चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। अभी FPOs हमारे यहाँ लगभग 600 FPOs हरियाणा में खुल चुके हैं। 1000 का हमारा इस बार टारगेट है। 3 दिन पहले भी मैं एक पैकिंग सेंटर और फूड प्रोसेसिंग का सेंटर त्रावड़ी में जिसका उद्घाटन करके आया हूँ। अभी तक 7 सेंटर हुए हैं, इस वर्ष में उन्हें 50 करने हैं। तो और उसी प्रकार से कृषि से साथ जुड़े हुए अन्य उद्योग, जैसे मानो मशरूम फार्मिंग है, फिशरीज है, डेयरी फार्मिंग है या बी कीपिंग है, इस प्रकार के सारे प्रोजेक्ट्स इनको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़मीन किसी की छोटी भी है तो उनके परिवार के सदस्यों को ऐसा बिजनेस मिल जाए। तो ऐसा करके एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते ओवरऑल फार्मर्स की इनकम काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है और आगे चलेगा। वहीं सीएम ने बताया कि हेल्थ में हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिनमें से 19 जिले में काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर कहा कि अभी हरियाणा में किसी नई तरह की पाबंदियों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल 1 जनवरी से दोनों वैक्सीनेशन की डोज जरूरी वाले नियमों में कुछ जगहों को देखा जा रहा है। अगर कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन की रफ्तार 1 तारीख तक ठीक नहीं हुई तो वहां कुछ ढील दी जा सकती है। हेल्थ सेक्टर्स में हमने उनको बताया कि हमारा जो टारगेट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कि जो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, तो उस नाते से अभी 19 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस या तो जो बन गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी योजना बन गई है, घोषणा हो गई है। 3 जिले बाकी हैं, अगले आने वाले 22-23 में वो 3 जिलों की मैं घोषणा। आज की जो मीटिंग थी वो बजट पूर्व परामर्श की मीटिंग थी, उसमें ऐसा कोई विषय नहीं आया। कोविड की सारी व्यवस्थाएं जैसे पहले बनाई थी उसमें और भी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम भरपूर लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी हमारी है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है इसका भी जैसे विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से इसका आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई, जो कर्फ्यू है वो वही है, लेकिन अभी जैसे हमने पहले घोषणा किया कि 1 तारीख के बाद जिनकी डबल डोज नहीं हुई है इसकी वैक्सीनेशन की, उनके ऊपर सख्ताई करेंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जिनका बहुत ही अभी पीछे हैं तो कुछ दिन की छूट देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली 2 वैक्सीनेशन के इंजेक्शन ये लगना बहुत जरूरी है। सबके ऊपर लोग आएंगे। वहीं शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कमल गुप्ता को शहरी निकाय मंत्री बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि 31 दिसंबर को विभाग के सभी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर परिचय करूंगा और जनता की सेवा करने के लिए चर्चा होगी। कि अर्बन लोकल बॉडी और आवास, इसका विभाग, उसकी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे दी है
मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और इस सबसे पहले मैं हिसार की जनता का आभार करता हूं कि वहां से उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना और उसके बाद जो ये मान सम्मान हमें मिला, ये मान सम्मान हिसार की जनता का है, हिसार के प्रत्येक उस आदमी का है जिसने अपनी मेहनत से, प्यार से हमें चुना और यहाँ भेजा और उसको सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में। अब जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, अभी थोड़ी देर पहले दोनों डिपार्टमेंट्स के जो सबसे उच्च अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई है और मैंने कल ही अपने पूरे हरियाणा के कुछ लगभग 40 से 50 के बीच में जो अधिकारी हमने सोचा है उन सबको मैंने कल 12 बजे के लगभग निवेदन किया है कि वो यहाँ आएं और एक दूसरे से बैठकर आपस में हम परिचय करें। और पहले किसी भी बात को शुरू करने के लिए ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि उनकी कोई दुख दुविधा हो तो उसको मैं सुनूं। वो मेरे परिवार के हैं, मेरे छोटे भाई हैं, हमारे चाहे ऑफिसर हैं, चाहे माननीय मेयर हैं, कोई भी हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर वो किसी बात से दुखी होंगे तो वो आगे जनता की कैसे काम करेंगे। तो हम उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और फिर हमारा जोर रहेगा कि हमारी मीटिंग, कोई भी मीटिंग, चाहे वो चंडीगढ़ में स्टेट लेवल की हो, चाहे वो जिले के लेवल की हो, चाहे वो नगर पालिका के लेवल की हो, चाहे वो नगर परिषद के लेवल की हो, चाहे वो किसी लेवल पर भी हो, हमारा एक ये विजन रहेगा कि सभी मीटिंग्स डॉट टाइम पर शुरू हो, सभी लोग ऑफिसेज में डॉट टाइम पर आए और उनकी चेकिंग वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो करें। अगर कोई कर्मचारी ऑफिसर लेट आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सीनियर ऑफिसर के ऊपर होगी। हम इस बात को ऐसे समझेंगे कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने जूनियर ऑफिसर का फ्रीक्वेंट चेकअप नहीं करते। तो एक तो हमारा मुख्य पॉइंट, मेन बिंदु ये है कि सभी लोग समय से आए और सभी लोग, कोई मीटिंग करनी है या कुछ भी करना है जो उसके लिए समय तय हो गया उस पर वो शुरू हो। हरियाणा में 5 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में पंचकुला से इन खेलों का औपचारिक रूप से आगाज होगा। यह फैसला चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि कार्यक्रम में कोविड महामारी अलर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान खेलों के मस्कट, धाकड़ और आधिकारिक जर्सी का भी अनावरण किया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने की। वहीं बैठक में 16 शिकायतें आई थीं, जिनमें से 13 शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया और बाकी 3 शिकायतों को अगली बैठक के लिए रखा। इस दौरान मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि जनता के फोन उठाकर उनका जायज काम करना आदत में शुमार करें। इसके साथ ही कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। आज की जो बैठक है उसमें 16 शिकायतें थी, तो 16 में से 13 तो मतलब यहाँ पर उनकी सुनवाई की गई है और मौके पर उनको फाइल किया गया है। बाकी की 3 बची हैं, उनको अगले इसमें उसको किया जाएगा। और जो सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको जो आदेश निर्देश दिए गए हैं, इस तरह का कोई है तो उसको ज़्यादा से जल्दी करने का काम करें। तो मैम, एक पेड़ को लेकर बड़ा यहाँ पर शिकायत आई है, तो उसके ऊपर बड़ी बहस हुई है, तो क्या कहेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
बिल्कुल करेंगे, जो भी कार्रवाई का उस पर कार्रवाई करेंगे। मैडम, आंगनबाड़ी वर्करों की मांग मान ली गई है, काफी टाइम से प्रदर्शन चल रहा था, क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को टाइम दिया है, मतलब घंटा उनको वहाँ पर टाइम दिया गया है और बड़ा आराम से उनकी बातें सुनी गई हैं और जो उनकी बातें थी उनको सुनकर उनका समाधान भी किया गया। मैडम, क्या कहेंगे, अधिकारी फोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते, काफी समस्याएं हैं ये लोगों ने बोला, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, इस तरह का अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता, उनको भी बोल दिया गया है, अभी आपके सामने बोला भी, इस तरह का अगर कोई है तो उसका फ़ोन उठाएं, चाहे कोई भी है, चाहे कोई प्रतिनिधि है या कोई जनता का लोग है, तो उसकी उनका फ़ोन उठाए, जो उनका काम है उनका मौके पर काम करने का काम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नववर्ष का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने और 2 साल यानी कि 2019-20 और 2020-21 का एरियर देने समेत कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का ऐलान किया गया है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1 लाख रुपए, हेल्पर को दी जाएगी 50,000 रुपए की राशि। 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वालों को मिलेगा लाभ। मानदेय में 2 साल का एरियर देने की भी घोषणा की गई। वर्ष 2019-20 और 2020-21 का एरियर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की भी घोषणा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा। कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर का कार्य करने वालों को मिलेगी 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिव्यांगजनों के 4 दिवसीय हैप कप यानी कि 2021 टूर्नामेंट के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खिलाड़ियों को क्रिकेट में तरक्की करने और मेडल लाकर प्रदेश का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को पैरा ओलंपिक में मेडल लाने के लिए करोड़ों रुपए के इनाम और अच्छी नौकरियां देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का पूरे भारत में डंका बज रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों और दिव्यांगों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, ओलंपिक में भी इन्होंने आम खिलाड़ी से ज्यादा मेडल जीते हैं, ज्यादा देश का तिरंगा लहराया है इन्होंने और इसी तरह से खेलों में भाग लेते रहेंगे। हरियाणा सरकार की नीतियां हरियाणा के खिलाड़ियों को फायदा देगी और हमारे हरियाणा के खिलाड़ी पहले भी सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है और ये भाई भी जो खिलाड़ी हैं दिव्यांग के, मुझे पूरा भरोसा है कि देश का नाम दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। आज लंबा चौड़ा भाषण देने की बजाय मैं खेल देखने के लिए आया हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो कि बहुत ही क्रिकेट का एक शानदार स्टेडियम है, इसमें हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं 4 टीमें का मुकाबला चल रहा है। इसके तीसरे दिन मुझे आने का सौभाग्य मिला और सभी खिलाड़ी जो हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं और इनमें इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जिस तरह से हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने ओलंपिक में इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जो मेडल लेके आए हैं, क्रिकेट के अंदर भी हमारे ये भाई देश का नाम करेंगे, ऐसी मेरी इनसे अपेक्षा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश में सभी धरना प्रदर्शन और जुलूसों पर रोक लगाने के लिए कहा है। हरियाणा में 96% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। 3 तारीख से
15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन सेंटर पर बच्चों को अलग से टीका लगाया जाएगा। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। 10 तारीख से कोरोना वॉरियर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। 96% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 68% लोगों को सेकंड डोज लगाई जा चुकी है और लोग बड़ी संख्या में खुद आ रहे हैं हमारे टीकाकरण केंद्रों पर और इंजेक्शन लगवा रहे हैं। 3 तारीख से 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा में इनकी लगभग संख्या 15,40,000 है। 1 तारीख से बच्चे खुद कोविन साइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो हमारी फैसिलिटीज चल रही हैं टीकाकरण की, उनमें जाके टीका लगवा सकते हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए लाइन अलग लगाई जाएगी और उनका टीकाकरण करने के लिए स्टाफ भी अलग से लगाया जाएगा और सिविल सर्जन सुविधा अनुसार देखेंगे कि अगर कहीं पर अलग सेंटर बच्चों के लिए ही बनाना है तो बच्चों के लिए अलग सेंटर बनाया जा सकेगा। बच्चों को कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। 10 तारीख से जो हेल्थ वर्कर हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। वहीं पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल में 27वें हरियाणा राज्य स्तरीय युवा उत्सव के पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा देश की पहचान है और आने वाला समय युवाओं का है। राज्य सरकार की ओर से युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है और इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार तमाम अहम कदम उठा रही है। हरियाणा प्रदेश का 27वां युवा उत्सव आज संपन्न हुआ है। पिछले 3 दिन से पंचकुला में प्रदेश भर के सभी युवाओं ने अलग अलग अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है और जो भी युवा विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिन युवाओं ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपना लोहा मनवाया है, प्रथम यहाँ पर जीत कर जा रहे हैं, द्वितीय स्थान पर आए हैं या तृतीय स्थान पर आए हैं, उनको बधाई देता हूँ। और जो युवा आज कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सके, उनसे आग्रह करूँगा कि वो संकल्प करें कि अगले बार जब युवा उत्सव होगा तो हमारे जिला की टीम जो है वो प्रथम आएगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब कैबिनेट का कोरम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्री जिस पृष्ठभूमि से हैं उसके मुताबिक उनको विभाग मिले हैं। प्रदेश में पूरा मंत्रिमंडल मिलकर काम करेगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। मंत्री जो है वो हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और जो कोरम था 14 का वो अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूरा हो चुका है। दोनों जो नए बनाए गए मंत्री हैं उनको विभागों का आवंटन हो गया है और कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल, ये 2 महकमे दिए गए हैं। इसी तरीके से देवेंद्र सिंह बबली जो है उनको भी ग्रामीण विकास पंचायत विभाग के साथ साथ पुरातत्व संग्रहालय विभाग उनको दिया गया है और राज्य मंत्री जो अनूप धानक है उनको भी स्वतंत्र प्रभार के साथ श्रम और रोजगार विभाग दिया गया है। मेरे साथ इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की तस्वीर पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। सर, आपकी जो नई कैबिनेट है उसमें 2 चेहरे आपके साथ जुड़े, उन दोनों को विभागों का आवंटन हो गया है। अब आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को, पूरी तस्वीर को? बहुत बढ़िया है जी कि सेक्रेटरीट में अब पूरा जो है काम का डिवीजन हो गया।
मेरे सामने गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल, और उन्हें वेल एजुकेटेड है, ऐसी बबली है। दोनों को महकमा, अब तो महकमे भी अनाउंस हो गए, उन्हें लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ और हाउसिंग फॉर ऑल वो दे दिया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही देवेंद्र बबली है, उन्हें पंचायत और डेवलपमेंट एंड पंचायत दिया गया है, और शायद इसके साथ एक हाउसिंग बोर्ड, पुरातत्व विभाग। तो ठीक है, बहुत बढ़िया करेंगे। यंग है, जवान है, मेहनती आदमी है। हालांकि फर्स्ट टाइम हाउस में आए हैं गुप्ता जी, तो खैर उनका सेकंड टाइम है, पर इसमें फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का नहीं होता। आदमी का अपना, वो कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर। आदमी का अपना तजर्बा होता है। हमारे सीएम साहब भी तो फर्स्ट टाइम बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोदी जी भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कोई आदमी बनता तो है ही ना। पर अच्छा लगा कि सीएम साहब ने डिजर्विंग लोगों को ठीक टाइम पे उन्हें चुना। उन्हें पूरी कैबिनेट इस बात से खुश है। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।